हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम कंपनी रूल पढ़ चुके हैं और कंपनी रूल में जो डिफरेंट एक्ट्स लाए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद क्राउन रूल जो कंपनी रूल है उसको ख़त्म करके यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जब इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट जो एक्ट्स लाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इंडियन काउंसिल्स एक्ट में हमने 1861 पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1892। 1892 को पढ़ने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 था। इसमें हमने देखा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके जो एजेंट थे यहाँ पे इंडिया में थे, जो डायरेक्ट जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो होंगे वॉइसराय। तो वॉइसराय की हमने देखा सेंट्रल लेजिस्लेचर में आते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में वॉइसराय और वॉइसराय में जो है एग्जीक्यूटिव और उसके साथ साथ जो है एडिशनल मेंबर्स जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव में 6 मेंबर्स थे और 6 मिनिस्ट्रीज़ थी, अलग अलग पोर्टफोलियोज़ दिए गए थे और इसमें एक प्रोविज़न था कि एक जो मेंबर है, एक मिनिस्टर है, उसको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स या फिर पोर्टफोलियोज़ भी दिए जा सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने देखा 6 मिनिमम मेंबर्स हो सकते थे और जो 12 हैं वो मैक्सिमम मेंबर्स। इसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ये नॉमिनेशन की जाती थी वॉइसराय के द्वारा। सभी जो मेंबर्स हैं इसमें वो नॉमिनेट किए जाते थे वॉइसराय के द्वारा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके पास जो बजट डिस्कस करने की या फिर जो फाइनेंशियल डिस्कशंस की जो पावर्स नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं यानी जो एडिशनल मेंबर्स हैं वो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव्स को, उनके जो डिपार्टमेंट है या पोर्टफोलियो उसके रिगार्डिंग। और ये काम करता था पूरा एक मिनी पार्लियामेंट के द्वारा जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है उसके मतलब जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है उसके जैसे ही काम करता है यहाँ पे ये जो मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा इसको। इंडियन काउंसिल्स एक्ट में हम देखते हैं क्या चेंजेस लाए गए। इंडियन काउंसिल्स एक्ट में जैसे हमने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे ब्रिटिश जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके एक एजेंट हैं यहाँ पे वॉइसराय। तो वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे 6 मेंबर थे और यहाँ पे 6 ही रहेंगे क्योंकि इस एक्ट के अंडर कोई भी चेंजेस यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं लाए गए थे। तो ये एज इट इज़ वैसा ही रहेगा ये। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। पहले 6 से 12 मेंबर्स हो सकते थे, अब 10 से 16 कर दिए गए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने जहाँ पे क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को उनके जो काम है उसके फेस के रिगार्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चंस अलाउड कर दिए गए। लेकिन क्वेश्चंस में भी वो 1 टाइम क्वेश्चन पूछ सकते थे, उसका अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना अलाउड नहीं थे। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बजट डिस्कसिंग जो पावर थी, बजट यहाँ पे वो डिस्कस कर सकते थे। अब पहले क्या था, कोई फाइनेंशियल डिस्कशंस नहीं अलाउड थी, लेकिन यहाँ पे अब बजट डिस्कस करना उनको अलाउड कर दिया गया था। और ये किसका इम्पैक्ट है, ये आईएनसी 1885 में जब आईएनसी बनती है तो आईएनसी के द्वारा जो एक मॉडरेट फेज चल रहा होता है तो उनके द्वारा डिमांड्स की जाती हैं कि जो भी ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाए। तो उनकी जो डिमांड्स थी उनको कंसीडर करके ये इस एक्ट के अंडर वो फुलफ़िल करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे जो बजट यहाँ पे डिस्कशन जो पावर्स दे दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, लेकिन यहाँ पे वोटिंग राइट्स जो थे वो नहीं दिए गए। वहाँ पे बजट पे वो वोट नहीं कर सकते थे। तो ये था ब्रीफ। हम देखते हैं अब जो प्रोविजंस इसके डिटेल में। लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ इलेक्शंस इन फिलिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी जो पोस्ट है उसको फिल करने के लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ इलेक्शंस किया गया। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, नॉमिनेशन यहाँ पे प्रोविंशियल यहाँ पे काउंसिल है वहाँ पे भी और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे भी, दोनों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो एडिशनल मेंबर्स हैं वहाँ पे नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया, कहाँ पे, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। उसके बाद जो बजट जो डिस्कसिंग पावर्स हैं उनको बढ़ाया गया, यानी उनको दे दिया गया जो 1861 में नहीं थी उनके पास। और सिर्फ जो वोटिंग जो पावर हैं वो नहीं मिली दोनों असेंबलीज़ में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहाँ पे भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे भी।
जो नॉमिनेशन का जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जो नॉमिनेशन की जा रही थी वो किसके द्वारा की जा रही थी। अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वाइसरॉय के द्वारा की जा रही थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन के बाद, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इससे पहले क्या होता था, 1861 के अंडर क्या किया गया था, जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। यहाँ पे रिकमेंडेशन वाला कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे वाइसरॉय तो अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे उनको, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, यहाँ पे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके द्वारा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स होंगे उनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार, चैम्बर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, यहाँ पे वाइसरॉय नहीं है, वहाँ पे कौन है, गवर्नर। तो यहाँ से यहाँ पे देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये था ब्रीफ जो छोटा सा एक्ट था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके बाद हम बुक रीड कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इसके फीचर्स। इसको लाया जाता है जो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील होता है कि यहाँ पे जो है इंडियंस का कोऑपरेशन ज़रूरी है और इंडियंस को ऐड करना पड़ेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसी पॉलिसी को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे 3 एक्ट्स लाए जाते हैं, 61, 92 और 1909। तो आज का जो है 1892 हमने अभी पढ़ा, जो उसके फीचर्स क्या हैं। जो मेंबर्स हैं, एडिशनल मेंबर्स यानी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया गया दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी रहेगी वो ऑफिशियल रहेगी। ऑफिशियल यानी वो मेंबर्स जो नॉमिनेट किए गए वाइसरॉय के द्वारा, जो पहले ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में हुआ करते थे या फिर मिलिट्री सर्विसेज में। इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया और उनको पावर दी गई बजट डिस्कस करने की और क्वेश्चंस एड्रेस करने की। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जा सकते थे। और उसके बाद जो बजट जो है, यहाँ पे बजट डिस्कस तो किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे वोटिंग नहीं की जा सकती थी इस पर। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ। यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन के लिए अगर हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना है तो वाइसरॉय के द्वारा किया जाएगा। और वाइसरॉय को रिकमेंड कौन करेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर हमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉमिनेट करने हैं तो वो गवर्नर करेगा और गवर्नर को रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स। The act made limited and indirect provision for use of election in filling up some of the non-official seats, both central and provincial legislative councils. The word election, however, not used in the act. The process was described as nomination made on recommendation of certain bodies. यहाँ पे कोई election word का use नहीं है, लेकिन इसको हम limited and indirect provision of use of election बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो nomination होता था वो recommendation के बाद होता था, जो certain bodies हैं हमने जो देखा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। थैंक यू।